नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। हरियाणा चौपाल में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर शहीदों को नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी पर शहीद बलिदानियों को कोटि कोटि नमन। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा किए गए कुकृत्य को हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता। उस निर्मम हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि। हरियाणा में गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से रणनीति बदली है। नियम 134A को पूरी तरह खत्म करने का फैसला वापस लेते हुए प्रदेश सरकार ने अब हर साल एक कक्षा को इस नियम के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है। मौजूदा शैक्षणिक सत्र में जहां पहली कक्षा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिले होंगे, वहीं दूसरी से 12वीं तक की कक्षाओं में नियम 134A के तहत दाखिले दिए जाएंगे। और इसके अलावा मॉडल संस्कृति स्कूल में अंग्रेजी के साथ ही हिंदी माध्यम से भी पढ़ाई कराई जाएगी। मॉडल संस्कृति स्कूलों में सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में दाखिले देने के आदेशों को भी वापस लिया गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 1,80,000 रुपए सालाना से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को पहली कक्षा में आरटीआई और दूसरी से 12वीं तक के बच्चों को नियम 134A के तहत दाखिले दिए जाएंगे। कि जो अभिभावक जिनकी आमदन कम है, हमने एक विचार किया है कि उन सारे बच्चों को भी हम पहली क्लास से छोड़ के दूसरी क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक हम दोबारा से उनको मौका देने जा रहे हैं कि हम उनके एडमिशन भी, जिन स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम कुछ स्कूलों के साथ बातचीत भी करेंगे, सारों के साथ जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उनके साथ बातचीत करके, और हमने एक रेट जो फीस है वो निर्धारित की है। जो दूसरी से लेके 5वीं तक की फीस है वो 700 रुपए निर्धारित हमने की है कि हम 700 रुपए फीस देंगे और वहां उनको पढ़ने का मौका देंगे। ऐसे ही जो बच्चे 6ठी से 8वीं है उनके लिए हमने 900 रुपए फीस निर्धारित की है, और जो बच्चे 9वीं से 12वीं के हैं उनके लिए हमने 1100 रुपए फीस निर्धारित की है। तो वो बच्चे उनमें एडमिशन ले सकेंगे। और अभी जैसा आज ही हमने इस प्रकार के आदेश दे दिए कि किस किस स्कूल में कितनी कितनी सीटें हैं जहां वो एडमिशन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से हम उसको ये सारा का सारा जो है एक प्रोसेस है वो जल्दी शुरू करने वाले। और ये लाभ जो है हम उन बच्चों को देंगे जिनके अभिभावकों की आमदन जो है 1,80,000 से कम है। विषय काफी एक रहा है, तो उसके बारे में मैं आज आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ सभी लोगों को, सभी जनता को, कि 5 मई को हम रोहतक में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वहां पे हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और हम जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर ही 2,05,000 बच्चों को जो टैब हैं वो उपलब्ध करा देंगे। हमारे पास 1,05,000 टैब इस टाइम तक आ चुके हैं और जल्दी वो 2.5 लाख जो टैब है हमारे पास जल्दी पहुंच जाएंगे। तो 1 महीने के अंदर अंदर 2.5 लाख बच्चों को हम टैब उपलब्ध करा देंगे। ऐसे सभी जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं वहां पे हमने जैसे इंग्लिश की पढ़ाई कराई जाती थी, तो वैसे तो हमने आदेश पहले दे दिया था, लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से भी कुछ लोगों में इस प्रकार की शंकाएं हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वहाँ दोनों तरह से इंग्लिश मीडियम भी रहेगा और हिंदी मीडियम भी रहेगा, और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी हम वहाँ एडमिशन देंगे, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी वहीं रहेगी। इसके अलावा ट्रांसफर ड्राइव खोलने का कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा हुआ है। अभी ट्रांसफर ड्राइव के बारे में काफी इस प्रकार के प्रश्न रहे कि ट्रांसफर होनी चाहिए, तो उसका जो हमने कोर्ट में केस था और उस पर सारी बहस जो है वो पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने आदेश जो है सुरक्षित रखा है। एजी के साथ हमारी बात होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ये ड्राइव खुल जाएगा और जल्दी के ट्रांसफर हम शुरू कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से काफी जो हमारे टीचर हैं उनको काफी परेशानी उठानी पड़ रही, तो वो जल्दी मैं समझता हूँ इसका हम समाधान। हाँ, लगभग आप ये मान सकते हैं, क्योंकि हमने एक विचार किया कि पहली क्लास से हम जैसे शुरू करेंगे ना जी, तो जो बच्चे उससे अपर क्लास के हैं तो उनके लिए ये एक, क्योंकि उनका तो मौका ही जो था ना जी वो समाप्त हो गया, तो हमने उस पर पूरा विचार करते हैं हमने विचार किया कि जो एक पहली क्लास में तो हम एडमिशन अब की बार करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही समाप्त होता जाएगा। अगले साल हम दूसरी क्लास करेंगे तो उसको फिर हम इसमें नहीं लेंगे, फिर तीसरी करेंगे तो उसमें है जी 134A का पैटर्न चलता रहेगा। हाँ, लगभग ये
इसको पूरी तरीके से वो तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सुविधा थी वो एक एक क्लास छोड़ के हम करते रहेंगे। जो आपने खत्म किया था, हाँ, उसमें से एक नुकसान बस यही था। हाँ, मेन नुकसान जो था अभिभावकों को लग रहा था कि था भी, और इस प्रकार का एक सवाल उठा तो हमने उस पर पुनर्विचार किया और हमने कहा कि भी जो हम एक क्लास में जो आरटी का दे रहे तो उसकी बजाय जो बाकी बच्चे की क्लास है उनमें वो लाभ हम देते रहेंगे और एक एक क्लास में एडमिशन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कुमारी शैलजा के इस्तीफे की पेशकश के बारे में कहा कि हाईकमान ही फैसला करती है। मुझे नहीं पता कि शैलजा ने इस्तीफा दिया है या फिर नहीं। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि इस्तीफे की पेशकश वाली बात कहीं तो मीडिया में ही चलाई जा रही है और ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की राहुल गांधी प्रियंका गांधी को नासमझ कहने के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनके विचार हैं। आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव पर भी उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बीजेपी जजपा गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और हर रोज हत्या, डकैती, लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। खनन माफिया पर भी सरकार का नियंत्रण नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और अपराध में प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है। आपके अखबारों में खबरें हैं, तो आपके हिसाब से रिजाइन दिया नहीं दिया? मेरे को कोई इल्म नहीं, वो उनका विचार है। कांग्रेस मजबूत है। पंजाब सरकार के दौरान भी घर में सरकार चलाते थे और आपकी टाइम नहीं दी, जब आपकी सरकार थी जब भी बोला राहुल गांधी प्रियंका गांधी घर में, तो वो उनका विचार है। कांग्रेस मजबूत है, ये नहीं गया मतलब प्रदेश जो है पिछड़ गया। हर जो अब महंगाई हो, कानून व्यवस्था हो, माइनिंग स्कैम हो, ये जो है हर हिसाब से जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में और निवेश में नंबर 1 था 2014 में, आज महंगाई में नंबर 1 है, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज अपराध बढ़ रहा है, आज किसान परेशान हैं। आज आप हम देख रहे हैं कि जो गेहूं की फसल है वो किसान की 5-5, 6-6 क्विंटल कम हुई है। इसकी वजह से हम बोनस की डिमांड कर रहे हैं, सरकार का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और जहाँ जिस इलाके में सूरजमुखी बोते हैं वहाँ नकली बीज दे दिया, नकली बीज। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से अब तक 28,787 लोगों को जॉब का ऑफर दिया जा चुका है, जिनमें से 12,309 लोगों ने जॉब को ज्वाइन भी कर लिया है। और इसके अलावा अब तक आउटसोर्स कर्मियों के अनुभव का 37% वेरिफिकेशन भी हो चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिवालय स्थापना ने उम्मीदवारों के अनुभव के वेरिफिकेशन के कार्य को 100% कर दिया है और इसी तरह अन्य कई विभागों में भी उम्मीदवारों के अनुभव के वेरिफिकेशन को 100% तक कर दिया गया है और अन्य विभाग इस ओर लगातार अपने कार्य में लगे हुए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि अब तक विभागों, बोर्डों, निगमों और उनकी तरफ से 29,745 मैन पावर को निगम के साथ पोर्ट किया जा चुका है और इसी के तहत विभागों के अनुसार नए पदों को जोड़ने की कवायद भी कौशल रोजगार निगम में जारी है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेश उत्सव शुरू किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने बताया कि कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला दिया जाएगा और इसके लिए अब अध्यापक गांव में हर घर जाकर विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रेरित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने बताया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गैर बोर्ड कक्षाओं के बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और उनका परिणाम भी जारी हो चुका है और इसके चलते छात्र अगली कक्षाओं में प्रोन्नत हो चुके हैं और इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रवेश उत्सव चलाया जा रहा है। इसके तहत अभिभावकों और बच्चों को सरकारी स्कूल में बढ़ते स्तर के बारे में जागरूक किया जाएगा और अध्यापक बच्चों के दाखिले सरकारी स्कूल में करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। नमस्कार जी, देखो बहुत खुशी की बात है कि आज 13 अप्रैल से हमारे सभी विद्यालयों में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का प्रवेश उत्सव कार्यक्रम शुरू हो गया है। नए क्लासेज में दाखिले शुरू हो गए हैं
और जितने भी हमारे बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हैं, हमारा यह प्रयास है कि जो बच्चों का ट्रांजिशन है वो 100% हो। 100% ट्रांजिशन का अर्थ ये है कि अगर कोई बच्चा 8वीं क्लास में है तो वो सभी बच्चे, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, 100% 9th क्लास में एडमिशन लें। 5वीं क्लास से कोई बच्चा पास होता है तो 100% बच्चे, हमारे बेटे और बेटियां, सभी बच्चे 6ठी क्लास में आए। हमने सभी को आदेश दे दिए हैं, हमारे पास निदेशालय से भी पत्र आ गया है कि प्रवेश उत्सव सभी विद्यालयों में मनाना है। और ये विद्यालय मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो सभी टीसी काट कर 5वीं की, 8वीं की और 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 10वीं की भी हम करेंगे 11th में। इन सभी टीसीओ को काटकर नज़दीक के विद्यालय में उन बच्चों को एडमिशन दिलाना है। और जो गर्ल्स एजुकेशन है उनका विशेष ध्यान रखना है कि लड़कियों को तो हर हालत में एडमिशन करना है कि उनका ड्रॉप आउट। हरियाणा में तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता को जरूरी किया गया है। अब बिजली निगम ने भी परिवार पहचान पत्र को बिजली मीटर से जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है और इसके लिए निगम के उन कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जो घर घर जाकर मीटर रीडिंग लेने का कार्य करते हैं। ये कर्मचारी बिल के लिए बिजली मीटर रीडिंग के साथ ही परिवार पहचान पत्र को बिजली मीटर से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और इस कार्य के लिए मीटर रीडिंग मशीन के ऑप्शन दिया गया है। मशीन में परिवार पहचान पत्र की आईडी डालते ही परिवार का ब्यौरा आ जाता है और इसे तुरंत ही मीटर से जोड़ दिया जाता है और इसके बाद बिजली कनेक्शन को पोर्टल से जोड़ा जाएगा और इसी के आधार पर बिजली निगम के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। भीषण गर्मी के बीच हरियाणा में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं आपूर्ति कम होती जा रही है। अचानक से बिजली खपत बढ़ने से अब अंबाला में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी बिजली के अघोषित कट लगने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस तपती गर्मी में आम जनता को और भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना है कि बिजली के बिल भरने के समय उन्हें कोई भी छूट नहीं मिलती है, लेकिन बिजली देने के समय में क्या हो जाता है सरकार को और इसके चलते उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अचानक से गर्मी बढ़ने से बिजली खपत 43 लाख यूनिट प्रतिदिन पहुंच चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में बिजली बंद रहने के कारण रात को ओवरऑल लोड ज्यादा हो जाता है, जिसके मैनेजमेंट के लिए कट लगाने पड़ते हैं। सारा दिन तो बाहर रहते हैं, ऊपर से लाइट नहीं होती, घर आओ तब भी देखो तो अंधेरा ही होता है। कब काम करें घर का, कब करें बाहर का, बिल्कुल भी ना आराम है ना कुछ है। अब क्या करें, तो ना बिल भरते हैं, इतनी दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। अब ऐसे में कोई बिल देने को मन करेगा? लाइट चली जाती है, जो फ्रिज में खाना होता है वो भी खराब हो जाता है। कितनी मुश्किल हुई पड़ेगी। बाहर तो गर्मी हो ना, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। लाइट आती है थोड़ी देर के लिए फिर चली जाती है, दिन में फिर आती है फिर जाती है। रात को 2-2 घंटे सोते हैं, आधी रात को फिर लाइट जाती है, फिर थोड़ी देर सोते हैं फिर चली जाती है लाइट। इतने परेशान है ना, बच्चे दुखी हुए पड़े हैं। सुबह स्कूल कैसे जाएंगे, पढ़ेंगे कैसे बच्चे? ना फ्रिज चले ना कुछ चले। इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान है। 2-2 3-3 बार बिजली चली जाती है, जो सामान है हमारा सारा ख़राब हो जाता है, ना हम सो पाते हैं और बच्चे इतने परेशान होते हैं कि अब टेलीफोन करते हैं वो चकते ही नहीं है महाराज। एक बारी टेलीफोन कर, 2 बारी बिल्कुल ही चकेंगे नहीं वो, और जब लाइट आती है फिर फेस चला जाता है, उसके बाद 2-2 3-3 घंटे फेस नहीं आता है। और ये क्या बताएं आपको। एक्चुअली अघोषित कट का तो मेन रीज़न है कि गर्मियों का 1-2 अचानक से बढ़ जाना। पिछले 8-10-15 रोज़ में आपने भी महसूस किया होगा कि गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हुई है। और जो मतलब कंजम्पशन पिछले 8-10 रोज़ में, जैसे अर्बन का ही ले लो, जो कि 38 लाख यूनिट जो चल रही थी आज से 8-10 रोज़ पहले, आज की डेट में वो 43 लाख 43 लाख के ऊपर जा रही है। तो 5 लाख यूनिट कंजम्पशन केवल अर्बन एरिया में बढ़ी है। और जहाँ तक अनशेड्यूल्ड कट की बात है, इसके बारे में मैं जो ऊपर मेरी बात हुई है, कुछ हमारे पावर प्लांट्स हैं, जैसे कि खेदड़ में 2 यूनिट हमारी बंद है। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी की मौजूदा सरकार में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। बात चाहे सब्जियों की हो या फिर आसमान छूते डीजल पेट्रोल के दामों की, हर आदमी आज इस महंगाई की मार से त्रस्त और निराश है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये कहना है पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का, जो अपने रेवाड़ी निवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। विधायकों की पेंशन मुद्दे पर कैप्टन ने कहा कि इन्हें 1,83,000 पेंशन मिलती है, लेकिन ये सरकार को उसका 65,000 टैक्स भी अदा करती है। फिर भी ये मुद्दा प्रदेश के मुखिया पर छोड़ते हैं। वो जो भी फैसला लेंगे उन्हें स्वीकार किया जाएगा। 6 पेंशन कैसे बन गई? आज सवाल तो इसीलिए तो किया है, आप बताओ कितनी? अरे भाई 6 पेंशन, एक ही पेंशन है और लिखते हैं 2,38,000 और मिलते हैं मुझे 1,83,000। आपको ये बता देता हूँ, 65,000 रुपये कट जाते हैं टैक्स में, और नगद तो 1,83 मिलते हैं। तो भाई उसका आप उसको उतना ही माना जाएगा। नहीं, वो तो टैक्स दे रहे हैं आप। अरे फिर टैक्स तो दे रहा हूँ ना, वो अलग चीज है। सरकार को वापिस दे रहा हूँ। हेलो, कमाल की बात है यार। हम रुक के बात करेंगे। वो जब लिखते हैं श्रीमान जी, जब आप लिखते हो। करनाल में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, वहां पर अभी तक विधायकों की एक पेंशन का नियम क्यों लागू नहीं किया गया। प्रदेश में काफी सुधार किए गए हैं, जरूरत पड़ने पर पेंशन का नियम भी लागू किया जाएगा। वहीं 134A को दोबारा से लागू करने के पीछे की विस्तृत जानकारी दी। शिक्षा मंत्री करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान करने की बात कही, और साथ ही कहा कि अभिभावकों को चुनिंदा दुकानों से किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इसके लिए लेटर जारी किया जा चुका है और इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। हम 25% बच्चों के जो एडमिशन होंगे वो पहली क्लास में करेंगे, लेकिन लागू करने के बाद सारा कुछ देखने के बाद एक समस्या सामने आई कि जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, तो कुछ अभिभावकों ने हमारे से शिकायत की कि भाई हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमने तो बड़ी क्लास में एडमिशन करना। आरटी तो पहले शुरू करेंगे हम, तो जैसा पहली क्लास का बच्चा है अगली दूसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, वो तीसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, ऐसे हम उसका एडमिशन कराएंगे। और उसमें सुविधा ये रहेगी कि 8वीं क्लास तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस स्कूल में उसका एडमिशन होगा वो 8वीं क्लास वहीं से ही पास करेगा। वो जो भी उसके घर के नज़दीक स्कूल होगा उसमें उसका एडमिशन कराएंगे। तो ये दूसरी समस्या थी, उसके समाधान के लिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, और जो बच्चे हैं जो एडमिशन लेने वाले उनके साथ उन दोनों का तालमेल बिठा के उनका एडमिशन कराएंगे। और उसके लिए जो राशि थी वो राशि हमने बढ़ा दी। जो राशि पहले 300 होती थी वो हमने बढ़ा के 700 रुपये कर दिया। हम 700 रुपये देंगे उसकी फीस, और जो राशि 500 रुपये थी वो बढ़ा के हमने 900 कर दी, और जो राशि 700 थी वो बढ़ा के हमने 1100 कर दी। ये कुल मिला के इतनी अच्छी राशि है कि स्कूल अपने आप ही तैयार है इसमें एडमिशन करने के लिए, कोई उसकी जरूरत नहीं है। तो हम स्कूलों के साथ बात करके तालमेल करके जो भी ऐसे अभिभावक हैं जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है, हम ऐसे सब। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों में है। रविवार को रामनवमी के मौके पर जेएनयू के कावेरी हॉस्टल के छात्रों के बीच में झड़प हो गई, और इसके बाद में इस घटना के बाद एक बार फिर से यूनिवर्सिटी सुर्खियों में आ गई है। वहीं इस घटना के विरोध में हरियाणा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने वामपंथियों का पुतला दहन किया और सरकार से मांग की कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाए। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जल्द ही जेएनयू प्रशासन को भी उन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर देना चाहिए। यदि समय रहते प्रशासन ये नहीं करता है तो उनके खिलाफ आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंबा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी खास साफ तौर पर शासन और प्रशासन की ही होगी। आज हमने प्रदर्शन किया है, जैसा कि आप सभी को पता है, जेएनयू में पिछले दिनों एक हमारे धार्मिक हवन यज्ञ कर रहे थे, तो उसके ऊपर वामपंथ ने षड्यंत्र रच के और हवन यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास किया, और वहाँ पे बार बार ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिससे हमारी आस्था पे कुठाराघात हो रहा है। तो उसके प्रदर्शन विरोध में हम ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम ये गुहार लगाते हैं कि जो भी हमारे हवन यज्ञ में जिस तरह के उन्होंने षड्यंत्र रच के
जो भी की है उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जी, मैं इस घटना की जो जेएनयू में वामपंथियों ने की है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और जेएनयू यूनिवर्सिटी प्रशासन को कहता हूं कि जल्द से जल्द इस पे बड़ी कार्रवाई की जाए, उन वामपंथियों को यूनिवर्सिटी से बाहर किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक आस्था को चोट पहुंचाई है, एक धर्म को चोट पहुंचाई है। वहां पर हमारे अभी के कार्यकर्ता रामनवमी पर श्री राम जी की पूजा कर रहे थे, उस समय उन पर पथराव करना बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और ये चाहते हैं कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनको यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट करने का काम यूनिवर्सिटी प्रशासन करे। और अगर आगे भी ऐसे अगर वामपंथियों का वहां पर जारी रहता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बड़े स्तर पर राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसका की जिम्मेदार सरकार होगी। और तोशाम में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर बनाए गए गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूलों की दशा बहुत ही अच्छी नहीं कही जा सकती है। सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए मॉडल संस्कृति स्कूलों की स्थापना की थी, वहीं कहीं भी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सुविधाओं के नाम पर इन स्कूलों में स्टाफ सदस्यों से लेकर पीने के पानी तक की व्यवस्था का पूरी तरह से अभाव दिख रहा है। तोशाम ब्लॉक में बनाया गया गांव खरकड़ी झांवरी में राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय सुविधाओं के अभाव के चलते पूरी तरह से अपने उद्देश्य में नाकाम साबित हो रहा है। उधर कार्यवाहक खंड शिक्षा अधिकारी रघुवीर सिंह का कहना है कि वास्तव में अध्यापकों की कमी है, लेकिन उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत करा दिया है और जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। स्टाफ की काफ़ी कमी है। जैसे 2016 में आए थे तो उस टाइम पर 85 बच्चे थे यहाँ और स्टाफ थे, टीचर थे 4। अब बच्चे बढ़ करके हो गए 172 और मीडियम इंग्लिश हो चुका है जिसका। तो हर क्लास में टीचर होना चाहिए, लेकिन टीचर वैसे तो 4 हैं, लेकिन उनमें से एक टीचर को गांव का एक प्राइमरी स्कूल है वो टीचर लेस है, नहीं उसमें कोई भी टीचर नहीं था। तो विभागीय निर्देशानुसार एक टीचर को वहाँ भेज दिया गया। तो अब यहाँ पर सिर्फ 3 टीचर हैं जी, क्लासेस 5 हैं और 172 बच्चे हैं। तो काफ़ी समस्या है। इसमें स्टाफ यदि पूरा हो तो बच्चों को अच्छे ढंग से काम करवाया जा सकता है। क्लास फर्स्ट और सेकंड बैग फ्री हैं सरकार के हिसाब से, तो उनको यहीं पे होमवर्क करवाना होता है, यहीं से बच्चे किताबें अपनी यहीं पे छोड़ के जाएंगे। तो टीचर्स की कमी के कारण उसमें भी काफ़ी समस्या आ रही है बैग फ्री वाले सिस्टम में। आपने कहीं लिखा है इस मामले में? हाँ, ये काफ़ी बार दे लिया, लेकिन आगे से ये आता है कि ट्रांसफ़र होंगे तभी टीचर्स आएंगे। सर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल खरकड़ी झावरी के अंदर 172 बच्चे हैं और बच्चों के अनुपात से वहाँ पर है वो 6 शिक्षक है वो होने चाहिए, पर वर्तमान समय में केवल 3 अध्यापक वहाँ पर काम कर रहे हैं और एक अध्यापक खरकड़ी झावरी से खरकड़ी माखवान में, जहाँ कोई भी अध्यापक नहीं है, उन बच्चों को वो पढ़ाने के लिए जाता है ताकि वो विद्यालय भी है वो खुला रहे और बंद ना हो। इसलिए खरकड़ी झावरी के जो मॉडल स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है उसमें शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है, केवल 3 अध्यापक वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर होने 6 चाहिए। इस बारे में हमने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री रामावतार शर्मा को भी अवगत करवा दिया गया है और दिनांक 5/4/2022 को पंचकूला शिक्षा सदन में जब हमारी मीटिंग हुई तो निदेशक महोदय को भी इस बारे में हमने अवगत करवा दिया गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी अध्यापकों की पूर्ति की जाएगी और मॉडल जो स्कूल हैं उनकी व्यवस्था ठीक की जाएगी। 50 से 200 बच्चे किए हैं। अभी यहाँ स्टाफ की कमी है, यहाँ स्टाफ की कमी पूरी की जाए। बच्चों को बहुत समस्या हो रही है पढ़ाई में। सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी यहाँ स्टाफ पूरा किया जाए, बच्चों की पढ़ाई में समस्या ना हो। कितने स्टाफ मेंबर हैं? स्टाफ 6 भेजने हैं जी, यहाँ अभी 3 स्टाफ हैं। 3 स्टाफ से 200 बच्चे कैसे पढ़ाई होगी। और इसी के साथ में हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।